Hey guys, I welcome you all to GSN Law। पिछले साल 15 अगस्त के दिन हरियाणा के गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए 75 वर्ष से ऊपर के कैदियों को रिहा कर दिया। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इस वीडियो में हम सेक्शन 433A ऑफ CRPC और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीसीएस और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब एज ऑलवेज सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। केस का नाम है प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के द्वारा 17 जुलाई 2020 को डिसाइड किया गया था। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रेफर कर दिया है लार्जर बेंच को। इस केस में जो एपेलेंट थे वो सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे थे। सेक्शन 302 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर दिया गया है, जबकि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। अब इस केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन जब कोर्ट के पास सेकंड बेल एप्लीकेशन आई तो कोर्ट को पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत चूंकि एपेलेंट 75 वर्ष से ऊपर था और उन्होंने 8 साल की सजा काट ली थी, इसलिए उन्हें 2019 में रिलीज कर दिया गया था और ये कार्य हरियाणा के गवर्नर के द्वारा किया गया था इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 161। अब ये जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, इसमें वो मेल कन्विक्ट्स आते हैं जो कि 75 वर्ष से ऊपर हैं और जिन्होंने 8 साल की सजा पूरी कर ली है। अब जब कोर्ट को ये चीज पता चली तो कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा से जवाब मांगा कि क्या आपकी पॉलिसी के अंतर्गत 14 वर्ष की सजा पूरी होने से पहले लाइफ कन्विक्ट्स को रिलीज किया जा रहा है। इस पे हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट सबमिट की जिसमें ये कहा कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर ने आर्टिकल 161 की पावर्स के तहत उन सारे कैदियों को छोड़ दिया जो कि 75 वर्ष से ऊपर के थे। अब देखिए, मॉरली स्पीकिंग ये चीज सही हो सकती है क्योंकि 75 ईयर्स की एज के बाद एक व्यक्ति को काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है जो कि प्रिजन्स में प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आर्टिकल 161 की पावर्स का इस्तेमाल करते समय गवर्नर को केस के फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जब वो किसी को पार्डन ग्रांट कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे बल्क में कैदियों को छोड़ा गया था और इसी वजह से हर केस के इंडिविजुअल फैक्ट्स नहीं रखे गए थे गवर्नर के सामने। अब सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से ये क्यों पूछा कि क्या आपकी पॉलिसी के तहत 14 वर्ष से पहले ही लाइफ कन्विक्ट्स को छोड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब हमें सेक्शन 433A ऑफ CRPC में मिल जाएगा। अब इस सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं रेमिशन और कम्यूटेशन की पावर्स पे। यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है उस ऑफेंस के लिए जिसमें डेथ पेनल्टी भी एक सजा है, या फिर किसी व्यक्ति की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 433, तो उस व्यक्ति को जेल से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 साल की इम्प्रिजनमेंट ना काट ली हो। अब हमारे केस में जो एपेलेंट था वो सेक्शन 302 का दोषी था और सेक्शन 302 में डेथ पेनल्टी भी है और इसीलिए इस सेक्शन के हिसाब से हमारे केस के आरोपी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। इसके बाद आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है और ये पावर गवर्नर वहां तक एक्सरसाइज कर सकता है जहां तक कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड करती हो। मतलब ये है कि आईपीसी हो गया या फिर आपके स्टेट का कोई लॉ हो गया जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो गवर्नर अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में सजा काट रहा है, तो उस केस में गवर्नर के पास पावर नहीं होगी उसको पार्डन करने की, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जबकि बाकी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर है इंक्लूडिंग आईपीसी वो सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब आते हैं हम इसमें जो खतरनाक वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग पे। सबसे पहले है पार्डन। पार्डन मतलब होता है माफ कर देना, यानी कि अक्यूज्ड को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना कि जैसे उसने ऑफेंस कोई कमिट किया ही ना हो। रेप्रीव मतलब होता है कि किसी बैकग्राउंड रीजन की वजह से फॉर द टाइम बीइंग सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हाई कोर्ट से
किसी अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की सजा दे दी गई है, लेकिन अभी उसके पास टाइम है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस अक्यूज्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील डिसाइड नहीं कर दी जाती, तब तक उस अक्यूज्ड को फांसी नहीं दी जा सकती। फिर रिस्पाइट और रेमिशन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। रिस्पाइट में नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली है, तो यदि हम उस सजा के नेचर को कम करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दें तो वो रेस्पाइट में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रेमिशन में सजा का नेचर नहीं चेंज होता, बल्कि सजा को कम कर दिया जाता है इन रिगार्ड्स टू टाइम। जैसे 10 साल की सजा को 5 साल में कर देना। फिर देखिए, रेमिट और रेमिशन एक ही चीज है, और सस्पेंड का अर्थ आप जानते ही हैं कि कुछ समय के लिए सजा पे रोक लगा देना। और लास्ट में कम्यूट का मतलब वही है जो कि रिस्पाइट में मैंने बताया था, मतलब कि सजा का नेचर चेंज कर देना। अब हम देखेंगे उन केस लॉज को जो कि इस केस में डिस्कस किए गए। सबसे पहले तो है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ केसेस के लिए सेक्शन 433 अप्लाई किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारे केस में था कि 75 वर्ष से ऊपर हों और 8 वर्ष की सजा काट चुके हों, तो ऐसे कैदी कई सारे थे। यही चीज मारूराम वाले केस में कोर्ट ने क्लियर करी। लेकिन ऐसे ग्रुप के ऊपर सेक्शन 433 अप्लाई करने से पहले कोर्ट को अपना दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर कोर्ट ने एक और बात कही कि आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, और आर्टिकल 161 के तहत यदि कैदियों को पार्डन किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नर का सोल जजमेंट नहीं होगा, बल्कि उनको ये काम मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस पे ही करना होगा। मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, बल्कि इसमें भी उनको मंत्रिमंडल से सलाह लेनी होगी। फिर आता है केस स्वरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें कहा गया कि गवर्नर को केस के सारे फैक्टर्स पहले से देख लेने होंगे किसी सजा याफ्ता कैदी को रिहा करने से पहले, और अगर गवर्नर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्होंने जो पावर एक्सरसाइज की है उसको सही नहीं माना जाएगा। फिर आता है केस एपूरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का। अब इस केस में सवाल ये था कि क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके जवाब में एपूरू सुधाकर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्राउंड्स बताए जिन ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उन्हीं में से एक ग्राउंड ये भी था कि यदि रेलेवेंट मटेरियल्स को कंसिडर नहीं किया गया है गवर्नर के द्वारा, तो ऐसे केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कोर्ट का इंटरफेरेंस। अब एग्जीक्यूटिव में आपको पता है कि प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया और गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, मारूराम से उलट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं वो सोल जजेस हैं सफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्स के लिए। मतलब कि मारूराम में जो कहा गया था कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे अपनी इस पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करेगा, उस चीज को यहाँ पर गलत बता दिया गया और ये कहा गया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है और इसमें मिनिस्टर्स का कोई भी रोल नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो पार्डनिंग पावर है ये क्या किसी क्रिमिनल के बेनिफिट के लिए है? इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो पार्डनिंग पावर है एग्जीक्यूटिव की, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कन्विक्ट है उसके बेनिफिट के लिए है और उसी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को अपनी पार्डनिंग पावर का एक्सरसाइज करना होगा, बल्कि उन्हें ये भी देखना होगा कि उनके पार्डन की वजह से समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, खास करके जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये ध्यान रखना होगा कि यदि उन्होंने किसी कैदी को रिहा किया है तो वो फ्यूचर केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में हम ये पढ़ते हैं कि यदि कोई एक्ट या फिर कोई लॉ संविधान के प्रोविजंस के खिलाफ जाता है तो जो संविधान के प्रोविजंस होंगे वो उस लॉ के ऊपर प्रिवेल करेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 433A ऑफ CRPC उस केस में नहीं अप्लाई होगा जहां पर आर्टिकल 72 या फिर 161 की पावर एक्सरसाइज की जा रही है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा। अब हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो ये कही कि जहां पर भी
आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 की पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जगह पे सेक्शन 433A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा। और ये चीज कई सारे केसेस में दी गई है। लेकिन बात ये भी है कि जब इन पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास रेलेवेंट मटेरियल उस केस से रिलेटेड और अक्यूज से रिलेटेड होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऑर्डर को क्वॉश किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को पता होना चाहिए कि किसी केस में अक्यूज ने किया क्या है और उसने जो कृत्य किए थे वो क्या हीनियस हैं या फिर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आते हैं। हीनियस मतलब संगीन अपराध, जैसे कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद मारना या फिर मारने के बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसके टुकड़े कर देना, ये सब चीजें हीनियस में आती हैं। और ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला डॉक्ट्राइन है, इसको फांसी की सजा देते समय इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यदि कोर्ट को लगता है कि समाज में जघन्य अपराधों में से भी जो अक्यूज्ड के कृत्य हैं वो बहुत रेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल निर्भया वाले केस में हुआ था। अब वहां पे कोर्ट ने यही देखा था कि किस तरीके से विक्टिम को टॉर्चर किया गया और कैसे विक्टिम के इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसलिए वो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आ गया और इसी वजह से उनको फांसी की सजा हुई। दूसरी तरफ जो इटालियन मरीन्स वाला केस था, जिसपे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। उस केस में इटली के 2 मरीन्स ने एक भारतीय मछुआरे की हत्या कर दी थी और जो इटालियन गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि भारत में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो हमारे जो मरीन्स हैं उनको भी फांसी ना हो जाए। तो जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया था बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनेशनल रिपरकशंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर साफ साफ बोल दिया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसलिए इसमें कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने वही सारी चीजें दोहराई जो कि पिछले केसेस में हमने पढ़ रखी हैं। और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि गवर्नर के सामने केस के फैक्ट्स नहीं रखे गए कि वो समाज के खिलाफ कैसा अपराध है या फिर अक्यूज्ड के क्राइम की सीरियसनेस क्या है। और इसी वजह से मारू राम वाले जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लार्जर बेंच को रिफर कर दिया। यानी कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की खंडपीठ इसको सुनेगी। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।